हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से अपन +2 का मैथ शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है फंक्शन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी लेवल पर अपन जाएंगे फंक्शन के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं फलन की परिभाषा पढ़ देता हूँ। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण फलन कहलाता है यदि वो दो शर्तों को पूरा करता हो। पहली शर्त कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबद्ध है, और दूसरी शर्त कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से संबद्ध है। तो इन सब चीजों, इस परिभाषा में जो जो शब्द अपन ने काम में लिए हैं उनमें से प्रत्येक शब्द के बारे में अपने को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। सबसे पहले शब्द मैंने काम में लिया है समुच्चय। समुच्चय क्या है? समुच्चय यानी कि सेट। कक्षा 11 में अपन ने पढ़ा है कि सेट से हमारा अभिप्राय है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। वस्तु के अंदर शब्द हो सकते हैं, संख्याएं हो सकती हैं, अंक हो सकते हैं, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। समुच्चय का मतलब हमने क्या पढ़ा था? समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। तो सुपरिभाषित की वहां परिभाषा हमने दी थी कि हम ये बता सकें कि अमुक वस्तु इस समूह का अंग है, अमुक वस्तु इस समूह का अंग नहीं है। जैसे हम कहें भारत के राज्यों का समूह है, समुच्चय है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रदेश भारत का राज्य है या नहीं है इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वो समुच्चय है या नहीं है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि राजधानी दिल्ली के अच्छे या दर्शनीय स्थानों का संग्रह है, तो दर्शनीय स्थान किसी व्यक्ति की पसंद कुछ और हो सकती है, किसी व्यक्ति की पसंद कुछ और हो सकती है। कक्षा 12 के सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह है। अब सुंदर विद्यार्थी, किसी के लिए सुंदर कोई है, किसी के लिए सुंदर कोई है। वहां जो हमारी चॉइस है वो सब्जेक्टिव चॉइस है। सब्जेक्टिव चॉइस यानी व्यक्ति विशेष के ऊपर हमारा निर्णय निर्भर करेगा। तो समुच्चय से हमारा अभिप्राय होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। तो पहला शब्द था समुच्चय। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई प्रतिचित्रण। अब दूसरा शब्द है हमारा यहाँ पे प्रतिचित्रण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मैपिंग। प्रतिचित्रण से हमारा अभिप्राय है कोई शर्त, कोई नियम जिसके माध्यम से ए के अवयव बी के अवयवों से जाकर के संबंधित होते हैं। जैसे हम ये कहें कि एक्स वाई से दुगना है, एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई के बराबर है, एक्स वाई से भाज्य है। तो कोई भी ऐसा नियम हो सकता है, उसको हम प्रतिचित्रण कहेंगे। वह नियम ए के अवयवों को बी के अवयवों से संबंधित करेगा, जोड़ेगा। उसको फलन कहेंगे हम यदि वो निम्न शर्तों को पूरा करे। यदि शर्त हम अधिरोपित नहीं करते हैं तो वो संबंध कहलाएगा। क्योंकि संबंध हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि ए से बी के बीच में कोई भी नियम संबंध कहलाता है। लेकिन फलन होने के लिए उस संबंध को दो शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। पहली शर्त कि ए का प्रत्येक अवयव, संबंध के लिए यह शर्त नहीं थी लेकिन यह शर्त फलन के लिए है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से जुड़े। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए में कुछ अवयव ऐसे हों जो बी के किसी भी अवयव से जाकर के न जुड़े। संबंध में ऐसी कोई भी शर्त नहीं थी। संबंध तो फाई भी हो सकता था, संबंध फाई भी हो सकता है, यानी संबंध में ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी अवयव न हो। लेकिन फलन में ऐसा नहीं होगा। तो फलन में ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबद्ध होगा, जुड़ेगा। दूसरी शर्त, ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से जुड़ेगा। अद्वितीय यानी कि यूनिक एलिमेंट से। कहने का मतलब है
कि ए का जो अवयव है वो बी के उस अवयव से नहीं जुड़ सकता जो पहले किसी से जुड़ा हुआ है। वो बी के उस अवयव से जाकर के जुड़ेगा जो अभी तक किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से जुड़ेगा। कहने का मतलब है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल एक और एक ही अवयव से जाकर के जुड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ए का अवयव बी के दो अवयवों से जाकर के जुड़ जाए। तो दो शर्तें अपने दिमाग में स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहली शर्त कि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव से जुड़ना चाहिए, यानी ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट न हो जो बी के किसी भी अवयव से ना जुड़े। दूसरी बात, ए का प्रत्येक अवयव बी के अधिकतम एक अवयव से जुड़े। यदि ये दोनों शर्तें हमारी पूरी हो जाती हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो मैपिंग है, हमारा जो प्रचित्रण है ए से बी के बीच में, वह एक फलन है। अब अपन एक उदाहरण ले लेते हैं जिसके माध्यम से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी बात। जैसे समुच्चय ए है, वो मैंने लिया कक्षा 12 के विद्यार्थी। आप अपनी कक्षा ही मान लीजिए, और समुच्चय बी के अंदर मैंने लिया नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, और फलन या जो प्रतिचित्रण है एफ वो लिया मैंने कि y x का रोल नंबर है। y x का रोल नंबर है। y हम b में से लेंगे, x हम a में से लेंगे। हम ये जानते हैं कि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका सभी का कोई ना कोई रोल नंबर होता है। तो पहली शर्त पूरी हो गई कि a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b के किसी न किसी अवयव से संबद्ध है। रोल नंबर हम जानते हैं प्राकृत संख्याओं में होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी विद्यार्थी का रोल नंबर 1/2, 3/4 या माइनस में हो। तो पहली शर्त हमारी पूरी हो गई कि a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b के किसी अवयव से संबद्ध है। दूसरी बात कि a का प्रत्येक अवयव b के अद्वितीय अवयव से संबद्ध है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर केवल एक ही होगा। ऐसा कोई भी विद्यार्थी आपको कक्षा में नहीं मिलेगा जिसका एक से अधिक रोल नंबर हो। तो दोनों चीजें हमारी यहाँ पे पूरी हो रही हैं। कक्षा 12 का प्रत्येक विद्यार्थी एक रोल नंबर रखता है। कक्षा 12 का प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही रोल नंबर रखता है। तो ये दोनों शर्तें पूरी होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि यह जो मैपिंग है, यह जो प्रचित्रण है, यह एक फलन है। अब फलन के अंदर थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। दो शब्द हम काम में लेंगे, एक इमेज या प्रतिबिंब और दूसरा प्री इमेज यानी कि पूर्व प्रतिबिंब। हम ये माने कि कक्षा 12 में एक विद्यार्थी है रमेश और उसका रोल नंबर है 5। तो हम कैसे लिखेंगे? एफ रमेश इक्वल टू 5। यानी रमेश चर राशि है जिसके ऊपर हमने प्रतिचित्रण किया है, मैपिंग की है, और मान हमें कितना मिला है? 5। तो रमेश क्या है? रमेश है प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब, और पूर्व प्रतिबिंब के ऊपर फलन हमने काम में लिया तो हमें मिला 5। तो ये क्या कहलाएगा? वैल्यू या प्रतिबिंब। यानी रमेश के लिए प्रतिबिंब है 5 और 5 के लिए पूर्व प्रतिबिंब है रमेश। इस तरह से हम जोड़े बना सकते हैं। तो फलन को हम दो रूप में लिखते हैं। पहला जो रूप है वो है हमारा रोस्टर रूप। रोस्टर रूप के अंदर हम जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे
उन सबको ऐसे डिनोट करेंगे और हमें फलन प्राप्त हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रोस्टर रूप, रूढ़ रूप। जैसे विद्यार्थी x1 का रोल नंबर 1, विद्यार्थी x2 का रोल नंबर 2, विद्यार्थी x3 का रोल नंबर 3। और दूसरा रूप है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप जैसे अभी मैंने लिखा कि f x y, जहां y x का रोल नंबर है, यह है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। फलन की परिभाषा हमने कर ली। फलन को किस प्रकार से आप लिख सकते हैं? रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। फलन के अंदर प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये चीजें हमने सीख ली। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज के ऊपर अपन ध्यान देंगे। फलन के अंदर 3 शब्द काम में लिए जाते हैं। एक शब्द होता है हमारा प्रांत, एक शब्द होता है सह प्रांत, और एक शब्द है हमारे पास में परिसर। इन तीनों शब्दों का स्पष्ट ज्ञान हमें होना चाहिए कि प्रांत किसे कहते हैं, सह प्रांत किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं। अगर फलन ए से बी के बीच में परिभाषित किया गया है, ए प्रांत कहलाएगा। फलन यदि ए से बी के बीच में परिभाषित किया गया है, ए प्रांत कहलाएगा। बी को हम सह प्रांत कहेंगे, सह प्रांत यानी कि कोडोमेन। और उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनसे ए के अवयव जाकर के जुड़ते हैं वो कहलाएंगे परिसर। तो परिसर का मतलब हम ये समझेंगे, परिसर में जितने भी fx की वैल्यूज हैं वो शामिल हो जाएंगी। परिसर हमेशा सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि ए के अवयव बी में जाकर के जुड़ते हैं, तो जिन अवयवों से जुड़ेंगे वो परिसर कहलाएंगे। और हो सकता है कुछ अवयव ऐसे भी हों जो किसी से ना जुड़े, तो वो सब के सब किसमें है, सह प्रांत में। तो जो जुड़े हैं यानी कि जो परिसर है, और जो नहीं जुड़े हैं वो सब मिलकर के बी बनाएंगे। इसका मतलब परिसर जो है वो सह प्रांत का उपसमुच्चय है। यहां हम देखें, कक्षा 12 के विद्यार्थी मिलकर के क्या बनाएंगे, प्रांत। कक्षा 12 के विद्यार्थी मिलकर क्या बनाएंगे, प्रांत। बी यानी प्राकृत संख्याएं, ये क्या कहलाएंगी, सह प्रांत। लेकिन प्राकृत संख्याएं अनंत हैं। क्लास के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या सीमित है। मान लीजिए 20 विद्यार्थी हैं क्लास में। इसका मतलब आपके जो रोल नंबर है वो कहां से कहां तक चलेंगे, 1 से लेकर के 20 तक। तो ये 1 से 20 तक के जो रोल नंबर है वो आपका क्या बनाएंगे, परिसर। और ये परिसर किसका उपसमुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का। इसका मतलब जो परिसर है वो सह प्रांत का उपसमुच्चय है। तो ये हमारी मोटी मोटी बातें हो गई कि फलन की परिभाषा क्या है, फलन को कैसे हम लिखते हैं, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, प्रांत क्या है, सह प्रांत क्या है, और परिसर क्या है। इसके बाद में कुछ विशेष फलन है हमारे पास में, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन कर लेते हैं। कई बार उनकी चर्चा की जाती है। पहला जो फलन है हमारा वो है अचर फलन। अचर फलन, अचर फलन से हमारा तात्पर्य क्या है, यदि परिसर में एक ही अवयव हो, यदि परिसर में एक ही अवयव हो, इसका मतलब इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि fx इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यानी प्रांत के सारे अवयव जाकर के k से मिल रहे हैं, एक ही अवयव से जाके मिल रहे हैं। बाकी के b में बहुत सारे अवयव हो सकते हैं, वो कोई काम नहीं आ रहे।
जैसे क्लास के 12 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में, और ये पूछा जाए कि सबको कौन सी मिठाई पसंद है, सब एक ही जवाब दें कि हमें रसगुल्ला पसंद है। एक्स विद्यार्थियों के नाम, के रसगुल्ला, प्रतिचित्रण हो गया पसंद की मिठाई। ठीक है, तो जब एक्स के या प्रांत के सभी अवयव एक ही अवयव से जाकर के जुड़ जाएं जो बी में है, तो वह जो फलन है वो कहलाएगा अचर फलन। दूसरा, एक सामान्य फलन होता है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन या तत्समक फलन। ये बहुत बार काम में आता है तत्समक फलन, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तत्समक फलन किसे कहते हैं? यदि fx इक्वल टू एक्स, यानी x जो है वो x से ही जाकर के जुड़ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, तो इस तरह का फलन कहलाता है तत्समक फलन। और तत्समक फलन का एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि f एक फंक्शन है n से n में, और यहां पर मैं लिखूं कि f x इक्वल टू y, कि f के अंदर ऐसे पेयर मैंने लिए हैं कि x और y आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, f3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। यानी जो x है वही fx है। तो ऐसे जो फलन है उनको हम कहते हैं तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। और तीसरा जो फलन सामान्यतः हम काम में लेते हैं वो है तुल्य फलन, इक्विवेलेंट फंक्शन। तुल्य फलन क्या है? दो फलन f और g आपस में तुल्य कहलाएंगे यदि निम्न शर्तों को पूरा करें। क्या? कि सह प्रांत समान हो, दोनों का सह प्रांत क्या हो? समान हो, दोनों का प्रांत भी समान होना चाहिए, और तीसरा fx इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन या a, यानी दोनों a से b में ही परिभाषित हों। पहली बात तो हम ये समझ लें, क्योंकि दोनों a से b में परिभाषित होंगे तो दोनों का प्रांत समान हो गया a, दोनों का सह प्रांत समान हो गया b, और साथ ही साथ किसी भी x की वैल्यू जो हम a में से लेंगे उसके लिए fx का वही मान आना चाहिए जो मान gx का है। यदि ऐसा होगा तो हम ये कहेंगे कि f और g तुल्य फलन है। उदाहरण ले लें अपन, जैसे a के अंदर मैंने ले लिया कक्षा 12 के विद्यार्थी, b के अंदर मैंने ले लिया 0 से लेकर के 10 तक की संख्याएं, यानी कोई टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट को हम 10 अंकों का मान लें। यदि सभी विद्यार्थियों के नंबर हिंदी में और अंग्रेजी में समान आते हैं, यानी हिंदी में जिस विद्यार्थी के 4 अंक आए हैं उसके अंग्रेजी में भी 4 अंक आए, तो दो फलन हम बना सकते हैं। पहला फलन f ले लेंगे जो कि हिंदी के अंकों के लिए हो जाएगा, दूसरा फलन g ले लेंगे जो अंग्रेजी के अंक के लिए हो जाएगा। सह प्रांत समान है दोनों के, 0 से 10 तक के अंक, प्रांत समान है क्योंकि विद्यार्थी वही है, और fx बराबर gx क्योंकि हर विद्यार्थी के जितने अंक अंग्रेजी में आए हैं उतने ही अंक हिंदी में भी आए हैं। तो ये f इक्वल जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा g के, यानी f और g दोनों तुल्य फलन हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये हमने फलन के बारे में मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं कि फलन में जो शब्द हम परिभाषा में काम में लेते हैं उनका क्या क्या अर्थ है। इसके बाद में हम फलन के जो विशेष रूप हैं, विशेष प्रकार हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं एकैकी फलन, आच्छादक फलन, बहुएकी फलन, अंतरक्षेपी फलन, ये 4 रूप हैं। इनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और इन चीजों को जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है इनको आप ध्यान से समझेंगे, बार बार रिपीट करके सुनेंगे
क्योंकि फलन के अंदर जब तक जो भी शब्द हम काम में ले रहे हैं वो आप ध्यान से नहीं समझेंगे, आप इसको नहीं सीख पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को बार बार देख करके चीजों को समझिए। धन्यवाद।